नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जिससे बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सदैव पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द के बारे में समझेंगे, तत्पश्चात अंतरिक्ष भूगोल के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम ज्योग्राफी शब्द के अर्थ को समझेंगे। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसका नाम ज्योग्राफी पड़ा, आदि सभी बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द के अर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर हुई है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है मानचित्र खींचना, अर्थात सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से पृथ्वी के बारे में जानकारी को दर्शाना ही क्या है, ज्योग्राफी है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि वह विषय जो पृथ्वी के बारे में संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने भूगोल के अर्थ को समझा है। अब भूगोल के अर्थ को समझने के पश्चात इसकी परिभाषाओं पे भी विचार करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषाओं पे विचार करते हैं, समझते हैं इसको। आगे देखते हैं भूगोल की परिभाषा। तो सर्वप्रथम रिटर के अनुसार भूगोल को कैसे परिभाषित किया गया है ये देखते हैं। तो उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव का निवास गृह है। ऐसा किसने कहा है? रिटर ने कहा है। आगे देखते हैं टालमी के अनुसार भूगोल को कैसे परिभाषित किया गया है। तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखता है। ऐसा किसने कहा है? टालमी ने कहा है। आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल को कैसे परिभाषित किया गया है। तो इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृति, राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है, वो भूगोल है। तो दोस्तों ये था भूगोल के बारे में कुछ परिभाषाएं। आगे देखते हैं पृथ्वी के निर्माण और संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं भूगोल का जो नामकरण है वो इरस्थोनिज ने किया है। ठीक है, तो भूगोल का नामकरण किसने किया है? इरस्थोनिज ने। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं एक विद्वान था अरस्तु, जिन्होंने अपने किताब ऑन द हेवन में यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो किस विद्वान ने बताया था? अरस्तु ने। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर अगला विद्वान आया पाइथागोरस। इन्होंने अपना ये बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। दोस्तों, तो ये था ज्योग्राफी शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ से हम खगोलीय भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे, तत्पश्चात निहारिकाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आदि को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे कि ब्रह्मांड क्या है, कैसा दिखता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। इस सभी प्रश्नों का उत्तर को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ खगोल से लिया जाता है। अगर हम भौतिक रूप से ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ब्रह्मांड को हम सरल भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड वो है जिस क्षेत्र में संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे आदि स्थित हैं। तो आपको समझ में आया ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जिसपे संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे, हमारा सौर मंडल, मंदाकिनियाँ आदि स्थित हैं, वह क्षेत्र क्या है? ब्रह्मांड है। और इसी क्षेत्र के अस्तित्व का
मूल आधार जो है वो सारे तत्व हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, उपग्रह, तारे आदि निर्मित। तो ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित है। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा से सम्मिलित रूप को भी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 108 प्रकाश वर्ष का है। आगे देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। तो इसमें देखते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जो कॉस्मोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक है कॉस्मो, दूसरा है लॉजी, जिसमें कॉस्मो का अर्थ होता है ब्रह्मांड और लॉजी का अर्थ होता है किसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करना। अर्थात ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनंत आकाश में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के जो सामूहिक रूप है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसका जो सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रतिपादन जार्ज लेमेटर ने किया था। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो थोड़ा सा ये लंबा होने जा रहा है, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, अनंत काल पहले जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पे केंद्रित था और इसी बिंदु पे अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल भी निहित था। जैसे कि हमको पता है दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति होती है। अब यहाँ पे बात आ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो आपको जैसे पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में बल लगा के एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भूगोल में गुरुत्वाकर्षण का एक स्पेशल नाम भी है जिसे सिंगुलेटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा दृष्टिकोण से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का ही दूसरा नाम सिंगुलेटरी है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया अनंत काल पहले हमारा जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पे केंद्रित था और इसमें अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल भी था। अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये अपने आसपास के सभी आद्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा तथा उन सभी वस्तुओं का क्या करने लगा? संघनन करने लगा। तो जैसे जैसे वस्तुएं संघनित होती गई इसका घनत्व भी बढ़ने लगा। घनत्व बढ़ने के पश्चात ये सभी पदार्थ आपस में एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। ठीक है, लगभग 14 से 15 अरब वर्ष पूर्व अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का भंडारण होने के पश्चात इस बिंदु पे क्या हो गया? महाविस्फोट हुआ और उसी महाविस्फोट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3 चीजों का जन्म हुआ। एक था समय, दूसरा था स्थान और तीसरा था वस्तु। तो महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो जैसे जैसे वो ठंडा होते गया निहारिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। फिर जब ब्रह्मांड का उम्र 1 सेकंड का हो गया, मतलब महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड का उम्र 1 सेकंड का हो गया, तब ब्रह्मांड का तापमान क्या होने लगा? कम होने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप 2 कणों की उत्पत्ति हुई। एक था मूल कण और दूसरा था प्रतिकण। ठीक है, तो ब्रह्मांड के जब उम्र 1 सेकंड के हुआ तो कौन से 2 कण उत्पन्न हुए? मूल कण और प्रतिकण। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो जैसे कि हम जानते हैं मूल कण को हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं और प्रतिकण को हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बात आती है मूल कण क्या है। तो वे कण जो स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल कण, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रतिकण तो वे कण जो अपने विपरीत आवेश की अभिक्रिया करके एक दूसरे से विलुप्त होकर कोई अन्य तत्व का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके क्या बना देते हैं, फोटॉन बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब मूल कण और प्रतिकण की उत्पत्ति हुई तो इन्हीं मूल कण और प्रतिकण मिलके आपस में क्या बना दिए, परमाणु का निर्माण कर दिए और इसी परमाणु से मिलके सब एटॉमिक पार्टिकल का जन्म हुआ, जिसे हम सब एटॉमिक कण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो सब एटॉमिक कण वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था इन एटॉमिक कणों की जो बहुलता भी बढ़ते जा रही थी और जैसे जैसे इनकी बहुलता होते जा रही थी तो गैसों का भी निर्माण होने लगा और अन्य तत्वों का भी निर्माण होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और फिर बाद में हीलियम, लिथियम आदि का निर्माण संभव हुआ। फिर एक वैज्ञानिक है हबल, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है। ठीक है, ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो हबल ने इस सिद्धांत को दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनियों को हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, जो मंदाकिनियाँ या गैलेक्सी ये होती क्या है, तो इसको हम सर्वप्रथम समझते हैं आसान भाषाओं में कि जो असंख्य तारों का जो समूह होता है, जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती सी जो मेघला के समान दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, अर्थात धूल और तारों की बहुत बड़े प्रकाशित समूह को हम मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, जो मंदाकिनियां होती है वो असंख्य तारों का पुंज या जमाव होती है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है और जो हमारे ब्रह्मांड का व्यास है वो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तो ये था मंदाकिनी, आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों, मंदाकिनी की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, तो इसको आपको माइंड पे रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको माइंड पे रखना है। आगे देखते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो जिस मंदाकिनी में स्थित है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में जितनी भी मंदाकिनी है उसका 80% जो भाग है वो क्या है, सर्पिलाकार है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है, अधिकतर मंदाकिनियों का जो आकार है वो किस आकार का है, तो सर्पिलाकार का है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में जो सबसे नवीनतम मंदाकिनी है उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक आकाशगंगाओं में तारों की जो संख्या है वो कितनी है, 100 अरब है। मतलब कि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगाओं में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो सोच सकते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जो एंड्रोमेडा है जिसे हम देवयानी नाम से भी जानते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम मंदाकिनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं, जो ओरियन नेबुला है हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला सितारा है। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक एवं शीतल तारा कौन सा है, चमकीला तारा कौन सा है, ओरियन नेबुला। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे चर्चा करेंगे हम ब्रह्मांड के संगठन के बारे में। तो ब्रह्मांड का संगठन अर्थात उसके निर्माण में किन किन तत्वों का जो है मूल भूमिका रही है, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम भूमिका रही है निहारिकाओं की, तारे के विशाल समूह की, विस्तृत खाली स्थान की और डार्क मैटर्स की, ठीक है। तो ये इतने सारे तत्व हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे सबके बारे में चर्चा करेंगे। आगे समझते हैं अंतरिक्ष। इसे हम स्पेस के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको समझते हैं अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके बाहर जो स्थित असीमित एवं अनंत आकाश है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये वायु से रहित होता है, मतलब कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। ये वायु रहित क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जैसे कि हमको पता है हमारा जो ब्रह्मांड है वो असंख्य सौर मंडल, तारामंडल, अंतरिक्ष, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आदियों से मिलकर बना है। और उन्हीं ग्रह, उपग्रह, तारे आदि के बीच में जो खाली स्थान रहता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष समझ में आया आपको। आगे चलते हैं ग्रह। तो ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह उस गोलाकार पिंड को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं, अर्थात सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य से ही प्रकाश, ताप और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो ग्रह समझ में आया आपको। आगे देखते हैं हम उपग्रह के बारे में। उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह जो होता है वो क्या होता है, वो भी गोलाकार पिंड होता है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। ग्रह किसका परिक्रमा करता था, सूर्य के चारों ओर, ठीक है। और जो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों ओर निरंतर परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा चांद, चांद क्या है, हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम एस्ट्रॉइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक खगोलीय पिंड होता है जो कि ब्रह्मांड में विचरण करते रहता है। ये आकार में जो होता है वो ग्रह से थोड़ा छोटा होता है और उल्का पिंड से थोड़ा बड़ा होता है। और दोस्तों अब तक के जो ज्ञात सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सीरस है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड ऐसे वस्तुओं को कहते हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी जिसकी रचना जो है मनुष्य ने नहीं की है। इसमें तारे, ग्रह, प्रकृति, उपग्रह, गैलेक्सी, उल्का पिंड, ब्लैक होल, पल्सर आदि आते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको खगोलीय पिंड। आगे देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड को हम मीटियोर के नाम से भी जानते हैं, मीटियोराइट्स, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी न्यूज़ में ये आ जाता है कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से पास से गुजरने वाला है, ठीक है। तो ये उन्हीं को कहते हैं। दोस्तों जो उल्का पिंड होती है वो उल्काओं का ही अंश होता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिरती है तो वायुमंडल में रगड़ खा के जलने लगती है और क्षरण होने लगती है, और पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते यह आकार में थोड़ी छोटी हो जाती है। और पृथ्वी पे जितनी मात्रा ये पहुँच पाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये उल्का पिंड समझ में आया। इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुमूल्य धातुएं मिलती है वो उल्का पिंड से ही प्राप्त होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, बहुमूल्य धातुएं हमें किस पिंडों के माध्यम से मिलती है, तो उल्का पिंडों के माध्यम से मिलती हैं, ठीक है। ये जो उल्का पिंड जहाँ पे गिरती है वहाँ क्या करते हैं, ये गड्ढों का निर्माण करती है, और उसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो
क्रेटर किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ पे उल्का पिंड गिरता है और गड्ढों का निर्माण करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र का लूनर झील है वो एक क्रेटर का उदाहरण है। तो दोस्तों, उल्का पिंड को हम साधारण बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा या लुक्का भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उल्का पिंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन दे सकता है वो, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा को हम कॉमेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये पुच्छल तारा? तो दोस्तों, धूमकेतु जो होता है वो गैस, जल, बर्फ और धूल के कण के समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक प्रकार का ये जल, गैस, बर्फ और धूल का जो मिश्रण होता है, जो कि अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करता है। जब ये पिंड सूर्य के अत्यंत पास आता है तब ये पदार्थ सूर्य की विकिरण से लाखों किलोमीटर तक के प्रकाशित पुंज की भांति फैल जाता है, जो कि हमें दूर से देखने पर एक पुंज की भांति दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये धूमकेतु समझ में आया आपको। आगे देखते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? तो दोस्तों, जो हमारा सूर्य तारा है वो जो है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा जितने वर्षों में करता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं या एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा के केंद्र की जो परिक्रमा है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। मतलब कि 25 करोड़ वर्ष में एक अवधि, मतलब एक ब्रह्मांड वर्ष को वो कंप्लीट करता है। तो उसी अवधि को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो एक ब्रह्मांड वर्ष होता है वो 250 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी सिंपल सा फंडा है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, अर्थात एक साल में, तो एक साल में क्या करेगा वो? 3 × 60 × 60 × 24 × 365 सबको मल्टीप्लाई करने पे 9460 अरब किमी जो है प्रकाश एक साल में चलता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद है पारसेक। पारसेक जो होता है ये भी दूरी का ही मात्रक है, जो कि प्रकाश वर्ष से एक बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर, और इसको अगर हम प्रकाश वर्ष में देखेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये था प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं हम निहारिकाओं के बारे में। तो निहारिका होती क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, धूल और गैस के जो विशाल बादल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। ठीक है, इसे नेबुला नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, निहारिकाओं को ही तारों का पालना या तारों की नर्सरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो तारों का निर्माण होता है वो निहारिकाओं से ही होता है। तारों में हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में क्रिया करके हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एक सूत्र है। ठीक, और तारों में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन तब तक के होते रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से हीलियम में रूपांतरित नहीं हो जाते हैं। जैसे ही तारों में हाइड्रोजन समाप्त होता है फिर वो हीलियम क्या करता है? हीलियम आपस में अभिक्रिया करने लगता है और लिथियम का निर्माण करता है। फिर इस प्रकार हीलियम लिथियम का निर्माण करता है, लिथियम बेरिलियम का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया आगे चलती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। निहारिकाओं के संघनन से ही तारों की उत्पत्ति हुई है। घर्षण से उच्च तापमान उत्पन्न होगा और जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी?
प्रारंभ हो जाएगी और तीव्र रूप से प्रकाश का उत्सर्जन करने लगेगी। प्रारंभ में इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आदिसाय स्थिति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा जो होती है क्या होती है? मुक्त होती है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया में उत्पन्न यही ऊर्जा तारों के ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत होती है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले से भी हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में क्रिया करके हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और ऊर्जा में अपार मात्रा में ऊर्जा जो है साथ में मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है वो सभी वस्तुओं को एक दूसरे को एक विशेष बल के साथ बांधे रखता है, अर्थात अपनी तरफ एक विशेष बल से खींचे रखता है। और खींचने की यही प्रकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस नियम की जो पुष्टि किसने की थी? न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से इसकी पुष्टि की थी, E=mc² से। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, और लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि का निर्माण हुआ है। दोस्तों, हमारा जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा है, और इस सूर्य तारा की जो उम्र है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है, और लगभग ये 5 अरब वर्ष मतलब और इसकी उम्र बाकी है। इस प्रकार से सूर्य की जो कुल उम्र है वो 9.6 अरब वर्ष का कुल उसकी उम्र है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम तारों के जीवन चक्र के बारे में। तो दोस्तों, तारों का जो जीवन चक्र होता है वो उनके आकार पर निर्भर करता है। तारों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: छोटे तारे, मध्यम तारे और विशाल तारे। तो सबसे पहले देखते हैं हम छोटे तारे। छोटे तारे की श्रेणी में वे तारे आते हैं जो सूर्य की तरह दिखते हैं या सूर्य से 1044 गुना बड़े होते हैं। छोटे तारे की जो उम्र होती है वो अधिक होती है, और इनका जो रंग होता है वो नारंगी या लाल होता है, एवं जो इनका जो तापमान होता है वो बड़े तारे की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मध्यम तारे। मध्यम तारों की श्रेणी में वे तारे आते हैं जो छोटे तारों से 3 गुना बड़े आकार के होते हैं, अर्थात 1044 गुना से 3 गुना बड़े। ठीक है, ऐसे तारों को हम क्या कहते हैं? मध्यम तारे। आगे दिखते हैं विशाल तारे। विशाल तारे की श्रेणी में वे तारे आते हैं जो मध्यम तारों से 3 से 5 गुना बड़े आकार के होते हैं। जो विशाल तारे होते हैं उनका जो तापमान होता है वो मध्यम तारों से अधिक होता है, एवं इनका जो रंग होता है वो नीला होता है। इनका जो उम्र होता है वो बाकी दोनों तारों से कम होता है। आगे देखते हैं, जब सूर्य में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब यह हीलियम का संलयन करना प्रारंभ कर देगा। फिर यह क्रोट को सिकुड़ेगा और बाहर फैलेगा। तत्पश्चात यह लाल दानों के समान हो जाएगा, और इस स्थिति में हम उसे लाल दानव कहेंगे। जब सूर्य क्रोट को सिकुड़कर श्वेत प्रकाश फैलाएगा तब वह श्वेत बौने कहलाता है। ठीक है, अर्थात यदि तारे का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है तो वह श्वेतवामन बन जाता है। श्वेतवामन को हम व्हाइट ड्वार्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वैसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1044 गुना से अधिक होता है वे श्वेतवामन तारे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं श्वेतवामन। सूर्य तारे हाइड्रोजन समाप्त होने पर आकार में बढ़ने लगते हैं एवं ये लाल दानों की भांति दिखाई पड़ते हैं। इनके कोर में हीलियम का संलयन जारी रहता है और कोर से श्वेत प्रकाश निकलते रहती है। बाहरी हिस्सा जो होता है वो विलीन हो जाता है, किंतु कोर जो होता है वो चमकदार सफ़ेद तारे के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेतवामन कहते हैं। इनमें जो संलयन की प्रक्रिया होती है वो फेरस पर जाके
रुक जाती है, उसके बाद ऊर्जा नहीं निकलती है और इस स्थिति में तारे को काला या भूरा वामन कहते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मध्यम तारे और विशाल तारे ये लाल दानों में परिवर्तित होते हैं। लाल दानों में परिवर्तन के पश्चात इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है और सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ये न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब टूट के बिखर जाते हैं। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन तारे। तो दोस्तों समस्त हीलियम मुक्त होने के बाद तारे की जो दीप्ति होती है वो समाप्त हो जाती है और दीप्ति समाप्त होने के पश्चात तारा सूर्य जो होता है वो भी भारी हो जाता है, जिसके कारण तारों में क्या होता है, प्रलंबकारी विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुपरनोवा के बाद तारे का जो कवच होता है वो बिखर जाता है और जो उसका क्रोड होता है वो संकुचित हो जाता है। बिखरे कवच एवं संकुचित क्रोड वाले तारे को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। तारे यदि सूर्य की तुलना में अत्यधिक भारी हो तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ये कृष्ण छिद्र में परिवर्तित हो जाता है। इनका आकार बहुत छोटा होता है जबकि इनका द्रव्यमान अत्यधिक होता है, इसीलिए इनका घनत्व व गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक होता है। ये अपने आसपास के आने वाली प्रत्येक वस्तुओं को अपने अंदर क्या करती है, खींच लेती है, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर आकर्षित कर लेती है। चूँकि इनके अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता, इसीलिए ये साधारण टेलीस्कोप या खुली आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये था कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं हम तारों के बारे में कुछ उदाहरण। तो दोस्तों सूर्य जो होता है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी तथा अल्फा सेंचुरी है। और ब्रह्मांड का जो सबसे चमकीला सितारा है उसे हम साइरस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के जो उत्तर में रहने वाला जो ध्रुव तारा है, जिसे हम पोलर स्टार के नाम से भी जानते हैं, ये तारा जो होता है वो नाविकों को दिशा का ज्ञान कराने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा है वो एप्सिकन औरागी है, जिसमें लगभग 27 लाख सूर्य समा सकते हैं। आगे चलते हैं, ग्रीष्म काल में जो तारा समूह दिखाई देता है उसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं। दोस्तों सेंट्रियास जो है वो सबसे बड़ा तारा समूह है, जिसमें लगभग 94 तारे विद्यमान हैं, और हाइड्रा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तारा समूह है, जिसमें 68 तारे विद्यमान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ब्रह्मांड टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।